नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी हर एक नागरिक को जानकारी होना चाहिए, कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स। अक्सर लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती और वह अपने हक से वंचित रह जाते हैं। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डेप्यूटी एडवोकेट जनरल श्री सुदीप भार्गव जी। भार्गव जी, आपका स्वागत है। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने हक से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं रहती। तो भार्गव जी, आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो आम जनता को जानना बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे संविधान ने हमारे मौलिक अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया है। मौलिक अधिकार हमारे पहले भी थे, मगर रिकॉग्नाइज करके संविधान में उतारने का काम संविधानकर्ताओं ने किया है। इसके साथ इन्हीं संविधान के में दिए गए अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बाकी सारे नियम लॉ बने हैं। सीआरपीसी के कुछ प्रावधान हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स के कुछ प्रावधान हैं। उन सभी अधिकारों के संबंध में जो मूल गणना है वो वहीं से है। जैसे अगर हम बात करें राइट टू लाइफ की, तो राइट टू लाइफ में एक स्कोप पहले केवल जीने के अधिकार को समझा गया था, जिसको बाद में ये माना गया कि जो मेनका गांधी का केस हुआ था उसमें राइट टू लाइफ का स्कोप बढ़ा दिया गया, और वो बढ़ने के बाद उन्होंने यहाँ तक कहा कि फ्लोरा फौना जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए भी मौलिक अधिकार वैसे ही रहेंगे। तो जहां बात होती है अधिकारों की, कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की, तो पुलिस का नाम जरूर आता है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो पुलिस के लिए लागू होते हैं या पुलिस के समक्ष लागू किए जा सकते हैं। पुलिस के समक्ष लागू करने वाले नियम, या फिर हम इसको इस तरह समझें कि दो प्रकार के लोग होंगे जी। एक होंगे जिन्होंने शिकायत की है या शिकायत करना चाहते हैं, दूसरे वो होंगे जो अभियुक्त होंगे या जिनके विरुद्ध शिकायत हो रही है। जो शिकायत कर रहा है उसके अधिकारों की बात करें तो सर्वप्रथम उसे जाकर जो साथ घटना हुई है पुलिस स्टेशन जाके उसकी रिपोर्ट करनी होगी। अगर पुलिस वाले पुलिस वालों का कर्तव्य है कि वो रिपोर्ट लिखें। अगर वो नहीं लिखते हैं, किसी कारण से नहीं लिखते हैं, तो वो एसपी के सामने जाकर उसकी शिकायत कर सकता है। अगर एसपी साहब की शिकायत के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का अधिकार होगा कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर शिकायती आवेदन दे और वहाँ से डायरेक्शन कराए कि एफआईआर रजिस्टर करके जाँच की जाए। तो क्या ये कानूनी अधिकार पुलिस के सामने या अरेस्ट करने अगर पुलिस आए तब भी लागू होते हैं? आपके अधिकार, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट करने आता है तो उसे सूचना देनी पड़ेगी वो क्यों गिरफ्तार करने आया है, वो क्यों अरेस्ट करना चाहता है। जी। अगर गिरफ्तार कर रहा है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा के प्रावधान जहाँ पर हैं वहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। जी। उससे कम के प्रावधानों के लिए एक जजमेंट था अर्नेश कुमार का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नेश कुमार के जजमेंट में ये गाइडलाइंस दी थी कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से कम की अपराधों की सज़ा का प्रावधान है वो 7 साल से कम है, ऐसे में गिरफ्तार ना किया जाए, अपितु उसे नोटिस दिया जाए। जो पहले 41A का था जी। अब वो नए लॉ में सेक्शन चेंज हो गए। अक्सर देखा गया है कि कई बार पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करने आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या अधिकार है एक आम नागरिक के? कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो गिरफ्तार करने का अधिकार उनको है, परंतु नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का डिफरेंस समझा सकते हैं? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल करने की बजाय ये कहना ज़्यादा आसान होगा समझ के हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल के जजमेंट में कैटेगरी कराई हैं, कैटेगरी डिफाइन करी हैं अपराधों की, जहाँ पर पेटी ऑफेंसेस हैं, जहाँ पर 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, समन्स नेचर केस है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है 7 साल तक की सज़ा और फिर 7 साल से अधिक की सज़ा। जी। तो ऐसे अपराध जहाँ पर 7 साल से अधिक की सज़ा के प्रावधान है उनमें गिरफ्तार करने के प्रावधान गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु जहाँ 7 साल से कम की अवधि के अपराधों का विवरण है, ऐसी स्थिति में जो अर्नेश कुमार की गाइडलाइंस है उसे फॉलो करते हुए सत्येंद्र कुमार अंतिल में
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये गाइडलाइंस दी हैं कि आप उन गाइडलाइंस के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस दीजिए। अगर वो आके आपको जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें मदद करता है तो उसकी बात सुनिए, उसके कथन लीजिए, उसकी बात सुनिए और फिर कार्रवाई कीजिए। तो मान लीजिए अगर किसी नागरिक को अरेस्ट कर लिया जाता है तो हिरासत के बाद उसके क्या कानूनी अधिकार हैं? किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसके परिवार के व्यक्ति को सूचना देना आवश्यक है, अनिवार्य है। उस व्यक्ति को सूचना देना अनिवार्य है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, उसका मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच कराने के बाद में उसे गिरफ्तार की पूरी प्रक्रिया की जाती है। अरेस्ट के बाद एक चीज आती है जमानत, बेल। तो बेल कितने तरीका की होती है और इसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है? बेल 2 प्रकार की आप कह सकते हैं, राधा 3 प्रकार की कह सकते हैं। पहले बेलेबल ऑफेंसेस, जिसके अंदर बेल अदरवाइज आपका अधिकार है। अगर आप बेलेबल ऑफेंस है तो आप जो शेड्यूल में दिया हुआ है उसके अनुसार बेल आपका अधिकार है, आप आवेदन देंगे, आपसे बॉन्ड भराया जाएगा और आपको बेल पे रिलीज किया जाएगा जी। अगर आप बेलेबल ऑफेंस के संबंध में कोई अपराध हो रहे हैं तो ये प्रावधान हो गए। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ऐसी स्थिति में आपको बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। वो बेल अप्लाई करने पर जो जेएमएफसी के समक्ष या सेशंस कोर्ट के समक्ष आपका केस है, वहाँ पर वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बेल दिया जाए या न दिया जाए। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, डिपेंड्स ऑन आपका रोल क्या है। इस बात पे भी फर्क पड़ेगा कि आपने उस संबंध में क्या कार्रवाई करी। एक जी। दूसरा, जब अगर जेएमएफसी के समक्ष पेश किया है तो फिर और वहाँ से 437 की एप्लीकेशन जो पहले लगती थी वो खारिज हुई हैं, तो फिर 439 के अंदर आप आवेदन लगा सकते हैं सेशंस कोर्ट को या हाई कोर्ट को, और फिर आपकी कार्रवाई जो चार्जशीट पेश हुई है या जो जांच कार्रवाई में आपके समक्ष आपके संबंध में बात आई है उसे दृष्टिगत रखते हुए जज साहब ये फैसला कर सकते हैं कि आपको बेल दी जानी चाहिए या नहीं। तो जिक्र हुआ है बेल का, एफआईआर का। कई बार आम नागरिक को यह दिक्कत जरूर आती है कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी का अगर फोन चोरी हो जाता है या गाड़ी चोरी हो जाती है तो कई बार पुलिस वाले यह कहकर टाल देते हैं कि आप कल आ जाइएगा या बाद में एफआईआर करा दीजिएगा। ऐसे में क्या हम एक आम नागरिक को रेमेडीज संविधान के थ्रू है? इसका प्रावधान संविधान में नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, सीआरपीसी में इसको देखना होगा। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति का फ़ोन चोरी होता है, वॉलेट चोरी होता है और उसकी शिकायत नहीं लिखी जा रही, तो उसके लिए प्रावधान यह है कि वह लिखित शिकायत दे, आवेदन दे, आवक जावक में दर्ज कराए, उसकी सूचना एसपी को दे और उसके बाद में अगर फिर भी कार्रवाई आगे बढ़नी है तो फिर वो जाकर शिकायती आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकता है, उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस से जुड़ी एक और चीज आती है ट्रैफिक पुलिस। इससे जुड़ी एक और चीज आती है चालान। क्या चालान अगर कट गया है तो इसे हाथों हाथ भरना होगा या इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है? चालान आप अगर कोई आपने लाइन मान लीजिए रेड सिग्नल तोड़ा है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और डॉक्यूमेंट आप बाद में लाके दे सकते हैं, उस समय आपके पास नहीं थे, तो आप कोर्ट में भी जाकर इस बात का ब्यौरा दे सकते हैं। यद्यपि लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको अपने पास रखना चाहिए, इंश्योरेंस है तो आपको अपने पास रखना चाहिए, गाड़ी जो आप चला रहे हैं उसके पेपर्स आपके पास होने चाहिए। अगर ये सब पेपर्स आपके पास हैं, उसके बावजूद कार्रवाई हो रही है तो आपको उसे प्रोटेस्ट करना चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए। मगर अगर उस समय आपके पास वो दस्तावेज नहीं थे और आप पर उसका फाइन लग रहा है तो वहाँ भर के भी समाप्त किया जा सकता है। आज का दौर है डिजिटल दौर। इसी टाइम में ऑनलाइन स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अक्सर लोग इन स्कैम्स का, फ्रॉड्स का शिकार होते हैं। तो सर, इन फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारे क्या अधिकार हैं? अगर आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है तो वो नहीं देना चाहिए। आई थिंक उसके बारे में सभी लोग बोल चुके हैं। साइबर अपराध के संबंध में भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन चालू करी है 1930। तो जैसे ही अगर आपको आपके साथ कोई अपराध होता है या कोई आपको घटना की जानकारी होती है, इमीडिएटली आप अपने जानकारी उस नंबर पर फ़ोन लगाकर रजिस्टर करा सकते हैं। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप लिंक करके और इस तरह के स्कैम को रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाके आपके साथ हुए स्कैम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इन रिपोर्ट्स के साथ में
जितनी जल्दी आप ये रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी आपके अकाउंट फ्रीज करके जो गेटवे है उससे आपका अमाउंट रोका जा सकता है। तो जैसे ही आपको सूचना आती है, मोबाइल पर आती है, पहली बात ओटीपी शेयर ना करें, इन झांसों में ना पड़ें, और अगर आपके साथ में फिर भी कोई घटना होती है इमीडिएटली जाकर थाने में सूचित करें। ट्रांजैक्शन के साथ में अपनी जानकारी, जो इंफॉर्मेशन आपके बैंक अकाउंट की है वो, जो यूटीआर या यूटीआई पिन है वो, जो डिटेल्स आपके पास में ट्रांजैक्शन आईडी है वो, ये सभी जानकारी और हुई घटना का पूरा क्रम लिखकर थाने में दें ताकि गेटवे से आपका पैसा वापस सिक्योर किया जा सके। मान लीजिए अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया है तो इसकी एफआईआर कैसे रजिस्टर करें? क्या इसकी एफआईआर एक आम नागरिक ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकता है? ऑनलाइन पोर्टल पे कर सकता है, मगर उसमें कई सारे दस्तावेज आप इमीडिएटली नहीं दे पाएंगे। तो ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद जो नंबर जनरेट होता है उसके साथ में लोकल थाने पे जाएं। लोकल थाने पर जाकर या साइबर सेल थाने पर जाकर वो सारी जानकारियाँ उनको मुहैया कराएं ताकि गेटवे से आपका पेमेंट रोका जा सके। आपके बैंक को सूचित करें ताकि उसका फर्दर मिसयूज़ ना हो। तो ये ना केवल थाने पर सूचित करना ज़रूरी है, मगर आपके बैंक में भी इस बात की सूचना इमीडिएटली देना आवश्यक है। बैंक से अधिकतर एक चीज़ होती है कि लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कुछ साइबर फ्रॉड की वजह से या कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से, जो काफ़ी महीनों तक ओपन नहीं होता। इसकी वजह से आम नागरिक को काफ़ी तकलीफ होती है। तो अगर किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, नॉर्मली किसी भी अकाउंट को फ्रीज करने के आदेश या जो डायरेक्शंस हैं वो तब तक इशू नहीं किए जाते जब तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आया ना हो। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आया है तो उसका हिस्ट्री देना और वहाँ जाके अपने कथन रिकॉर्ड कराना, उसका ब्यौरा देना, ये आपके लिए आवश्यक है। अगर उसके बाद भी आपका अकाउंट रीओपन नहीं होता तो आप लोकल जो आपकी कोर्ट्स हैं वहाँ पर अप्रोच करके इसका निवेदन कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कुछ पारिवारिक मुद्दों की। अक्सर देखा गया है कि पारिवारिक रिश्तों में लड़ाई झगड़ा, तलाक ऐसी समस्याएं आती रहती है। पति पत्नी के बीच झगड़ा तलाक में बदल जाता है। तो किसी को तलाक, डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना हो तो इसका क्या तरीका होता है और आम नागरिक ये कैसे आसानी से करे? ये जो आपने टॉपिक उठाया है ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पर्सनल लॉज हर धर्म के हिसाब से अलग है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग प्रावधान प्रिस्क्राइब करता है, स्पेशल मैरिज एक्ट अलग प्रावधान करता है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग करता है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग प्रावधान करता है। इन सभी में डिवोर्स लेने का तरीका प्रिस्क्राइब्ड है, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। इन सभी के लिए जो प्रावधान है, नॉर्मली हिंदू में जैन, सिख और बाकी सभी जो धर्म है वो सभी समायतें, बौद्ध हों, वो सभी हिंदुओं में हिंदू लॉ उन पर गवर्न करता है। इसी प्रकार जो मुस्लिम्स हैं उनमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है वो गवर्न करता है। क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो गवर्न करता है। और अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज करता है तो उसके लिए शादी का प्रावधान है स्पेशल मैरिज एक्ट में, और स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान उन पर लागू होंगे, उसमें वो डिवोर्स सीख कर सकते हैं। ये डिवोर्स कंसेंट से भी हो सकता है, और यदि एक पक्ष चाहे कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, दूसरा पक्ष चाहे कि मैं नहीं देना चाहता, तो दे कैन कंटेस्ट इट बिफोर द फैमिली कोर्ट, और फैमिली कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस उस पर डिसीजन दिया जाएगा कि व्यक्ति को डिवोर्स देना चाहिए या महिला को डिवोर्स देना चाहिए या नहीं। तो रही बात हिंदू मैरिज एक्ट की, तो इसमें डाइवोर्स क्या पाना आसान है अगर दोनों पति पत्नी राजी हो? और क्या उसे डायरेक्ट डाइवोर्स मिल जाता है या उनकी कोई काउंसलिंग वगैरह भी की जाती है? फैमिली कोर्ट एक्ट में ये प्रावधान है कि उसका फैमिली कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन ही इसलिए हुआ था कि परिवार बच सके, इसीलिए सेक्शन 13B ये प्रावधानित करता है कि आप कंसेंट से डिवोर्स ले सकें, मगर जब दोनों मियाँ बीवी राज़ी होकर कोर्ट में जाएं तब कोर्ट एक बार तय करता है कि नहीं, एक बार आप फिर भी प्रयास करें, शायद परिवार बच जाए। उसकी काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग के बाद में 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड दिया जाता है, और 6 मंथ्स के पीरियड में वो दोनों एक दूसरे साथ में फिर भी अगर नहीं रहना चाहते, फिर भी आके कोर्ट में यही कथन देते हैं कि नहीं, हमें साथ में नहीं रहना, ऐसी स्थिति में
उन्हें डिवोर्स ग्रांट किया जाता है, मगर तब तक हर संभव प्रयास किया जाता है कि इन लोगों का परिवार बचा रहे। परिवार न्यायालय परिवार तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए है। इसीलिए हर संभव प्रयास काउंसलिंग का शादी की मतलब डिवोर्स की डिग्री देने के पूर्व किया जाता है। इसी के साथ साथ एक और परेशानी देखी जाती है, वो है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस की। इसकी शिकार अधिकतम महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं के क्या अधिकार हैं जो उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस से संरक्षण दे सकते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना था वो इसी प्रावधान को, इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए बना था। उसका ऑब्जेक्टिव भी ये था कि किसी भी महिला के साथ में घरेलू हिंसा ना हो। घरेलू हिंसा होने की स्थिति में वो शिकायती आवेदन दे सकती है। ये एक ज़रूरी नहीं कि वो किसी पत्नी के साथ ही हो सकता है किसी माँ के साथ हो रहा हो, उसका पुत्र कर रहा हो। ये भी संभव है कि किसी बहन के साथ में हो रहा हो। तो कोई भी महिला अगर वो प्रताड़ित है अपने घर में किसी प्रकार के वायलेंस से, तो वो जाकर शिकायत कर सकती है। शिकायत होने पर वो जेएमएफसी के समक्ष शिकायत करेगी इस संबंध में, और उसमें प्रावधान है कि जो व्यक्ति उसे इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है वो उसे मेंटेनेंस भी दे। ये भी प्रावधानित है कि अगर उसे सेफ्टी फील नहीं हो रही है उस घर में, तो जो व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है और वो किसी ड्रग्स में है या किसी और चीज़ में है, ऐसे में उसे वो घर छोड़कर जाना पड़े। तो ऐसे सब प्रावधान हैं, मगर ये इंडिविजुअली फैक्ट टू फैक्ट या केस टू केस बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि किस में क्या प्रावधान लागू होंगे। मगर हाँ, लॉ ने जब ये लॉ फ्रेम हो रहा था तब इन सभी बातों का ध्यान रखा है। तो अगर कोई महिला प्रताड़ित हो, परेशान हो, तो उसे कैसे इसकी शिकायत करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी उसकी समस्या का समाधान हो? अपार्ट फ्रॉम जो अपने आईपीसी में प्रावधान थे 498A के, वो वाइफ और डिमांड ऑफ डाउरी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें कार्रवाइयाँ होती थी। डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए उसका स्कोप बड़ा है कि वो केवल वाइफ तक सीमित नहीं है, और वो ऐसी स्थिति में अगर कोई घटना उस साथ हो रही है तो उसकी जानकारी जाकर कंसर्न जेएमएफसी के यहाँ लिखित शिकायत करके उस साथ जो घटना हुई है उसकी जानकारी दे, जो प्रमाण उसके पास है वो साथ में दे, ताकि जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। और साथ ही साथ जो वहाँ रहने की सुविधा है या जो उसके घर से निकाल देने की सुविधा, निकाल देने का जो एक वो रहता है कि अगर शिकायत करने गई तो मैं घर से निकाल दूंगा, तो वो चीज़ को भी प्रोटेक्ट लॉ ने किया है। तो ऐसे में उस संबंधित प्रावधान में उसे एप्लीकेशन प्रेफर करनी पड़ेगी, और अगर वो एप्लीकेशन प्रेफर करती हैं तो ऐसे में कोर्ट उसका संज्ञान लेते हुए आदेशित कर सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि घरेलू हिंसा के प्रकरण भी दर्ज कराए जाते हैं। इस मामले में पुरुषों के क्या अधिकार हैं? क्योंकि पुरुषों के लिए कोई कानून महिलाओं की तरह इतना मजबूत कानून नहीं है। नियम कभी भी ये सोच के नहीं बनाए गए थे कि किसी एक पक्ष के लिए बनाए जाए। जहाँ पे प्रताड़ना महिलाओं के साथ हो रही थी वहाँ महिला विक्टिम थी, तो उसी को बचाने के नियम बनेंगे। पुरुष को विक्टिम बताकर नियम नहीं बनाए गए थे जी। मगर अगर कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा के प्रकरण में शिकायती आवेदन उसके विरुद्ध आता है तो उसे इमीडिएटली जाकर गिरफ्तार नहीं किया जाता, समन जाता है। वो आके अपनी बात कह सकता है, अपनी बात समझा सकता है कि साहब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और जो उपलब्ध साक्ष्य होंगे उसको दृष्टिगत रखते हुए ही न्यायालय आदेश पारित करता है। इसलिए कहना कि केवल एक तरफा बात सुनी जाती है गलत है। दोनों पक्षों को सुनकर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी ऑडी ऑल्टरम पार्टम इज अ प्रिंसिपल जो हर कोर्ट फॉलो करती है। दोनों पक्षों को सुना जाए और फिर आदेश पारित किया जाए। ऐसे में अगर दोनों पक्ष की सुनवाई हो रही है और जो साक्ष्य अवेलेबल है उसको दृष्टिगत रख के कोर्ट आदेश करती है, तो इट इज़ फेयर चांसेस गिवन टू द अदर पार्टी ऑल्सो। ऐसे प्रकरण जिसमें सभी परिवार वालों का नाम लिखा देते हैं, तो इस स्थिति में पुरुष को क्या करना चाहिए जिसमें उसके परिवार वालों का भी नाम लिखा दिया गया है, और उसके पास क्या रेमेडीज है? अगर कोई ऐसे साक्ष्य हैं जो इनइम्पीचेबल नेचर हैं और ये बता रहे हैं कि जिसने शिकायत करी है उसने गलत शिकायत कर दी, ऐसे में धारा 528 में जो बीएनएसएस में आया है या फिर जो पुराना प्रावधान था 482 का, ऐसा एप्लीकेशन लगाकर उसमें क्वाशमेंट मांगा जा सकता है इस शिकायत का। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बहुत क्लियर कर दिया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में
जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो वहाँ पर प्रिलिमिनरी जांच की जानी चाहिए, वहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ पर दोनों पक्षों को सुलह का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये सारे संभव प्रयास हैं कि कोई जुडिशल सिस्टम से कोई मिसलीडिंग ना हो। साथ ही साथ इस बात को अगर आप ऐसे भी देखें कि अगर कोई झूठा एफिडेविट देता है कोर्ट में, झूठ जाके बोलता है, तो उसे सज़ा देने का प्रावधान भी सीआरपीसी में है। पर्जरी है, अगर कोई पर्जरी करता है जी, तो उसके सज़ा के प्रावधान भी हैं। चलिए ये तो बात हुई पारिवारिक मुद्दों की। आइए अब हम चर्चा करते हैं संपत्ति से जुड़े अधिकारों के बारे में। अक्सर हम लोग संपत्ति खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ऐसे में संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे पहले क्या कानूनी दस्तावेज देखना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना चाहिए? दस्तावेज़ों में आपको केवल कई जगहों पर मैंने देखा है, और ये एक सही सवाल भी मैं समझता हूँ, क्योंकि नॉर्मली रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखकर कार्रवाई की जाती है। मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड इज़ नॉट द रिकॉर्ड ऑफ टाइटल। ये रेवेन्यू किससे लिया जाए उसका रिकॉर्ड है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसमें 5 तरीके बताए हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के: सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट डीड एंड विल, अनदर एक्सचेंज। विल्स एक्ट अलग है। जी, ये 5 तरीकों से वैलिड ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी। जो व्यक्ति आपको संपत्ति बेच रहा है उसका टाइटल कैसे आया, उसके पास ये चेन डॉक्यूमेंट कैसे हैं, 30 साल तक का सर्च कराना चाहिए। वो सर्च कराने के बाद में अगर आपको टाइटल क्लियर है 30 सालों में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में या म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स में उसकी एंट्री कैसी आई है, इसको वेरीफाई करने के बाद आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और चीज़ आती है, रेंट। तो क्या अब किसी को अपनी प्रॉपर्टी अगर रेंट से देनी है तो रेंट एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो क्या क्या चीज़ों का उसमें लिखने का ध्यान रखना चाहिए अग्रीमेंट में? देखिए, रेंट को मैं 3 अलग अलग लॉ गवर्न करते हैं, जी, और तीनों लॉ के बारे में आपको एक छोटा सा जस्ट देता जी, हूँ। जी, एक है ट्रांस प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें सेक्शन 105 में लीज एक्सप्लेन्ड है कि अगर किसी व्यक्ति को मैं लीज दे रहा हूँ, लीज पर संपत्ति दे रहा हूँ, तो उसका अधिकार है उस संपत्ति को तब तक यूज़ करना जब तक वो मुझे लीज दे रहा है, जब तक उस लीज डीड की अवधि है। तो एक हो गया लीज, जिसमें अधिकार क्रिएट होता है। दूसरा हो गया रेंट, जो रेंट अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में दिया हुआ है। और रेंट जब आप किसी को रेंट पे देते हैं तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, 12 महीने का होता है, कुछ जगहों पे 4 साल का होता है, 5 साल का होता है। उस टाइम पीरियड के हिसाब से उसको स्टैंप कराकर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी भर के और डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना चाहिए, ताकि आपको मालूम रहे आपका किराएदार कौन है। इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपको जानकारी जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे देनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायरमेंट। इसके अलावा तीसरा एक प्रावधान और है जहाँ पे आप संपत्ति को लाइसेंस पे देते हैं। लाइसेंस ईजमेंट एक्ट में डिफाइंड है सेक्शन 52 में। और मान लीजिए एक पिता ने अपने ही संपत्ति अपने पुत्र को दी जी, कि जाओ वहाँ रह लो, तो वो लाइसेंस पर है, ओनर नहीं है, किराया नहीं दे रहा। लाइसेंस कई बार विथ फीस हो सकता है, विदाउट फीस हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसको मैं घर अपना रहने के लिए देता हूँ और उससे कुछ लाइसेंस फीस लेता हूँ, बट दैट इज़ नॉट रेंट। मगर लाइसेंस जो है, लाइसेंसी का कोई अधिकार संपत्ति पे नहीं होता, लीज राइट क्रिएट करती है। और रेंट जो रेंट अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में दिया हुआ है, वो टेनेंट जो सेक्शन 16 और सेक्शन 12 में लिखे हुए प्रावधान है, उन्हीं कंडीशंस में उसको एविक्ट किया जा सकता है। इन तीनों प्रावधानों के अंदर एक संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे के पोजीशन में बाय परमिसिव पोजीशन जाती है। और ऐसे में जो डॉक्यूमेंट है अगर रजिस्टर्ड हो तो बहुत अच्छा। लाइसेंस के लिए अनिवार्य नहीं है, मगर हाँ रेंट और रेंट अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में और लीज डीड में ये आवश्यक है कि आप उसे डॉक्यूमेंट पे ले लें। संपत्ति से जुड़ा एक और मुद्दा सामने आता है, कब्जा। डिस्प्यूट होता है, कैप्चर हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति की संपत्ति पे कोई और कब्जा कर ले तो उसके पास क्या लीगल रेमेडीज है, उसे क्या करना चाहिए? देखिए, 2018 के पहले तक जी, मैं 2 चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करूंगा। एक तो 2018 के पहले तक ये प्रावधान था कि कोई व्यक्ति
अगर कब्जा करके बैठा है तो उसका अधिकार नहीं बना। ही हैज़ अ राइट टू डिफेंस। एडवर्स पोजीशन जिसकी बात हम कर रहे हैं, एडवर्स पोजीशन इज अ शील्ड नॉट अ स्वॉर्ड। मगर 2018 में एक जजमेंट आया जिसके बाद से ये परिधि चेंज हो गई। अब उन्होंने कहा कि नहीं, उसका राइट क्रिएट हो गया है आर्टिकल 16 ऑफ लिमिटेशन एक्ट से। इसलिए वो व्यक्ति अगर आपकी संपत्ति पे काबिज है, 12 साल से बतौर मालिक काबिज है, आपकी नॉलेज में है और आप कोई कार्रवाई नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में उसका अधिकार है कि वो उसका ओनर हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर उसे अपनी संपत्ति वापस चाहिए जिस पर किसी और ने 12 साल से ज्यादा कब्जा कर लिया है, जो उसके संज्ञान में नहीं है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए और कैसे अपनी जमीन वो वापस ले सकते हैं? देखिए, अगर मैं पहले एडवर्स पोजीशन को अपन थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। एडवर्स पोजीशन इज, मैं एक व्यक्ति की संपत्ति पे काबिज हूँ, 12 साल से अधिक से काबिज हूँ, 12 साल या उससे अधिक से काबिज हूँ, और उसकी संज्ञान में है और फिर भी वो मुझे नहीं हटाता। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं है, उस व्यक्ति को संपत्ति के संबंध में अधिकार नहीं रहेगा। वन कैन नॉट स्लीप ओवर हिज राइट एंड क्लेम इक्विटी। इसी सिद्धांत को रखते हुए 12 साल की मियाद रखी गई थी कि भाई 12 साल में कभी तो आके देखेगा। जी। जो एडवर्स पोजीशन में राइट क्रिएट होने की बात है, वो तब राइट क्रिएट होगा जब उसकी जानकारी में हो। अगर जानकारी में है और फिर कार्रवाई नहीं होती तो ही एडवर्स पोजीशन का राइट मिलता है। मगर जानकारी में ही नहीं है तो जिस दिन जानकारी में आया उस दिन से 12 साल काउंट होंगे। उसको इमीडिएटली कोर्ट में जाके या तो एफआईआर रजिस्टर कराया कि अगर वो ट्रेसपासर है, या अगर परमिसिव पोजीशन में है, मान लीजिए लाइसेंस ही था, कई सालों से है, पहले एक बार अनुमति दी थी, अब वापस रिन्यू नहीं करी, टेनेंट है, होल्डिंग ओवर में है, पीरियड खत्म हो गया फिर भी वहीं पे रह रहा है, तो ऐसे में इविक्शन की कार्रवाई वो लीगली कर सकता है, सिविल सूट लगाए और इविक्ट कराए। भार्गव साहब, आप स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इससे जरूर ही सबको लाभ होगा। समय आज का यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में। नमस्कार।